हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे हम बाजार संतुलन पर डिमांड और सप्लाई में कोई चेंज आने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव का। यानी मांग में कोई परिवर्तन आता है या पूर्ति में कोई परिवर्तन आता है तो जो बाजार का जो संतुलन होता है उस पे क्या फर्क आता है, वही चीज आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था बाजार संतुलन, आज देखेंगे हम बाजार संतुलन पर डिमांड या सप्लाई में चेंज आने का प्रभाव। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, फिर हम चलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बाजार संतुलन पर। चैप्टर हमारा वही है, सेकंड पार्ट है हमारा उस चैप्टर का, संतुलन पर प्रभाव। यानी इस बाजार संतुलन पर प्रभाव, किसका प्रभाव? डिमांड और सप्लाई का। यानी डिमांड में कोई चेंज आ जाए या सप्लाई में कोई चेंज आ जाए। देखिए यहाँ पर तीन तरीके के चेंज हो सकते हैं, तीन तरीके से संतुलन पे प्रभाव आ सकता है। या तो सप्लाई कांस्टेंट रहे यानी कि स्थिर रहे और डिमांड में जो है वो चेंज आए, या फिर डिमांड कांस्टेंट रहे यानी कि स्थिर रहे और सप्लाई में कोई चेंज आए, या फिर सप्लाई और डिमांड दोनों में एक साथ कोई चेंज आए। ठीक है ना, ये तीन ही तरीके मैंने यहां लिख रखे। देखिए आप इधर, मांग में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव, दूसरा पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव, तीसरा दोनों में एक साथ परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं मांग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, या तो मांग में कमी होगी या मांग में वृद्धि होगी। ठीक है ना, अब यहाँ एक चीज समझने की कोशिश करना, मैंने आपको डिमांड में, जब डिमांड वाला हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने जो संकुचन और जो विस्तार देखा था या फिर जो शिफ्ट देखा था, यहाँ पे शिफ्ट वाला चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कीमत में कोई चेंज नहीं करेंगे, कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कीमत में चेंज कैसे आएगा शिफ्ट होने पर, वो चीज हमें देखनी है। ठीक है ना, तो इधर आइए देखिए, जैसे यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो मांग में कमी हो तो संतुलन पे क्या प्रभाव आएगा। तो सबसे पहले ये चीज हम देख लेते हैं। देखिए आपने वक्र कैसे बनता है ये आपको पता है, डिमांड का। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस, ये हमारा मूल बिंदु। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ हमारा इस प्रकार से ये जो है ये हमारा डिमांड कर्व बनता है, आपको पता है ये डी कर्व हो जाता है। संतुलन कब होता है? जब सप्लाई इसके बराबर होती है, ये सप्लाई, ये यहाँ पे हमारा संतुलन हो रहा है। ठीक है ना, जहाँ पे कीमत ओपी है और मात्रा ओक्यू है। सबसे पहले तो संतुलन वाली स्थिति आपको लानी है। अब हमें क्या देखना है, संतुलन पर मांग में कमी होने से क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए सप्लाई जो है वो स्थिर रहेगी, हमें डिमांड में कमी करनी है। आपको मैंने पहले बता रखा था, डिमांड में जब हम कोई भी कमी करेंगे, मांग में कमी करेंगे, जो वक्र है वो कहाँ खिसकेगा, बाईं ओर खिसकेगा। ये आपको पता होना चाहिए, पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, मेरा बाईं ओर क्या है, इधर है, तो ये जो वक्र है ये इधर खिसक गया और ये हमारा नया वक्र हो गया यानी कि D1। ठीक है, अब ये जो D1 है ये इस सप्लाई कर्व को कहाँ काट रहा है, ये इस जगह पे काटा है ना। इसको आप कॉपी में बना के देखिएगा, इस जगह पे काटा है, इसको हम नया नाम दे देते हैं E1। ठीक है ना, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ देखिए संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सीधी सी बात है, मांग में कमी हो रही है तो संतुलन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए क्वांटिटी जो है वो Q1, पहले कितनी थी, Q थी, अब Q1 हो गई। यानी क्वांटिटी क्या हो रही है, संतुलन में कम हो रही है। पहले क्या थी, OQ थी, अब क्वांटिटी में कमी हो गई, तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्वांटिटी कम हो गई। और दूसरा कीमत, प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस भी कम हो रही है। यानी मांग में कमी होने से जब पूर्ति स्थिर रहे तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा, क्वांटिटी भी कम हो गई और प्राइस भी कम हो गई। आया समझ में, ये चीज होती है। अब इसी तरीके से हमें देखना है मांग में वृद्धि होने पर, तो मांग में वृद्धि होने पर हम इसी का उल्टा कर लेंगे, सेम एज इट इज। ठीक है ना, जो वक्र हमने बाईं ओर खिसकाया वो हम कहाँ खिसका देंगे, दाईं ओर खिसका देंगे। ठीक है ना, मैं आपको नया वक्र ही बना के बता रहा हूँ क्योंकि इसमें गिपचिप हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा डी कर्व है जैसे, है ना, हमने संतुलन किया सप्लाई से, ये यहाँ पर ये संतुलन हो गया हमारा। ठीक है ना, ये संतुलन हो गया, ओपी कीमत हो गई, ओक्यू मात्रा हो गई। अब डिमांड में वृद्धि हो, डिमांड में वृद्धि, यहाँ पे मांग में कमी थी, यहाँ पे क्या है, मांग में वृद्धि हो, तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आप, डिमांड में वृद्धि होगी तो डिमांड कर्व दाईं ओर खिसकेगा, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, आपने देख रखा है, पढ़ चुके हो आप। ठीक है ना, तो ये हम दाईं ओर, मेरा दाया हाथ ये है तो ये दाईं ओर खिसक जाएगा, ये खिसक गया दाईं ओर, ये D1 हो गया।
अब देखिए इस दाईं ओर वाले वक्र ने कहा काटा, इस पे काटा E1 पर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या फर्क पड़ा संतुलन पर, जो संतुलन कीमत है वो बढ़ गई। P1 पहले OP थी, अब क्या हो गई OP1। देखिए यहाँ से पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई, यानी बढ़ गई। और मात्रा भी क्या हो गया, बढ़ गई। पहले OQ थी यानी यही थी, और अब क्या हो गई OQ1 हो गई, ठीक है ना। ओके, तो मांग में वृद्धि होने पर क्या हुआ, संतुलन पर प्रभाव, मात्रा भी बढ़ गई और कीमत भी बढ़ गई। कमी होने पर कीमत भी कम हो गई और मात्रा भी कम हो गई, ठीक है ना। अब चलते हैं हम सप्लाई पर, इस पे भी दोनों चीज होगी। क्या होगा, एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया वही चीज, एक्स पे क्या लिया, वाई पे क्या लिया, पहले वक्र कौन सा था, संतुलन कैसे हुआ, फिर क्या किया हमने, डिमांड में चेंज किया, डिमांड का D1 आया, फिर संतुलन चेंज हुआ, वहां पर क्या हुआ, क्वांटिटी में ये फर्क आया और कीमत में ये फर्क आया। ये एक तरीके से एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है ना। पूर्ति में वृद्धि, अब यहाँ पर सेम चीज हमें वही करनी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें डिमांड को स्थिर रखना है। पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए आप सेम उसी तरीके से वक्र हम लेंगे। ये हमने लिया पूर्ति वक्र एस कर्व, ये हमने डिमांड कर्व, ये हमारा संतुलन ई बिंदु पर, ठीक है। ये तो हमें संतुलन तो मतलब हम सब में बताना ही है, अगर हमें इफेक्ट बताना है तो। अब हमें चलना है क्या, पूर्ति में वृद्धि। पूर्ति में वृद्धि होगी तो सेम चीज, पूर्ति वक्र भी दाईं ओर खिसकेगा। तो दाईं ओर खिसकेगा पूर्ति वक्र, ये है दाईं ओर, यानी ये इस ओर, दाईं ओर यही होगा मेरा, तो ये इस ओर खिसक गया, ये S1 हो गया। अब सर ये कहां पे काट रहा है, D को, ये यहां काट रहा है, ये E1 हो गया। अब यहां देखिए कीमत क्या हो रही है, पहले कीमत OP थी, अब OP1, और पहले मात्रा OQ थी, अब OQ1। अब क्या प्रभाव पड़ा संतुलन पर, देखिए ई बिंदु पे ये हमारा E1 बिंदु है, ई बिंदु पे जो कीमत है वो OP थी और मात्रा OQ थी। अब E1 पे क्या हो गया, कीमत जो है OP से OP1 यानी कम हो गई, नीचे आई है, और मात्रा क्या हुई है, बढ़ी है। यानी क्या हुआ, कीमत तो कम हो गई और जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, बढ़ी है, ठीक है ना। यहाँ पे उल्टा है, वहां पर तो एक ही सीट में जा रहे थे, ठीक है ना। अब इसी तरीके से पूर्ति में कमी का भी हम कर लेते हैं। ये हमारा संतुलन हो गया ई बिंदु पे, ठीक है ना। ये हमारा D कर्व, ये हमारा S कर्व, ठीक है ना। ये संतुलन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कमी करनी है, तो पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकेगा, मेरा बायां ये है तो ये इधर खिसक गया। ये हमारा नया E1 बिंदु, D को कहां पे काटा, यहाँ काटा, तो ये E1 बिंदु हो गया। अब यहाँ देखिए आप, पहले ये OQ की मात्रा और OP कीमत थी, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, कीमत मात्रा जो है वो कम हो गई OQ1, और यहाँ पे कीमत क्या है, बढ़ गई, ठीक है ना। यानी पूर्ति में वृद्धि होने पर तो कीमत कम हो रही है और मात्रा बढ़ रही है, और पूर्ति में कमी होने पर कीमत बढ़ रही है और मात्रा कम हो रही है, ठीक है ना। ये संतुलन पर प्रभाव पड़ रहा है। ओके, दोनों में एक स्थिर रहे और दूसरे में क्या परिवर्तन हुआ ये आप समझ गए। अब चलते हैं हमारा लास्ट, दोनों में अगर एक साथ परिवर्तन हो जाए, देखो दोनों में एक साथ परिवर्तन में 4-5 चीजें हो सकती है ना, बहुत सारी संभावनाएं बन सकती है, लेकिन हम एक संभावना से समझेंगे, उससे आप उसको आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, अगर पूर्ति से ज्यादा परिवर्तन मांग में होता है ना, कुछ भी हो, ज्यादा हो, मतलब वृद्धि हो या कमी हो, जब पूर्ति में कमी हो और मांग में भी कमी हो, लेकिन मांग में ज्यादा हो, तो जो संतुलन पर प्रभाव है वो मांग इफेक्ट ज्यादा रहेगा। अगर पूर्ति में परिवर्तन ज्यादा हो तो पूर्ति का इफेक्ट जो है वो ज्यादा पड़ेगा संतुलन पर, ठीक है ना। इस चीज को तो आप जानते हो, ठीक है। अब देखिए आप, एक साथ जब संतुलन पर प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है ना। मैं यहाँ पर एक संभावना आपको बताता हूं, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा संतुलन। पहले संतुलन तो आपको बताना है, ये एस कर्व हो गया, ये D कर्व हो गया, ये ई पे हमारा संतुलन हो गया, ठीक है ना। संतुलन कहाँ होता है, जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होती है, ये हमारी कीमत हो गई, ठीक है। अब यहां देखिए, फॉर एग्जांपल हम यूं समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्ति में भी वृद्धि हुई और मांग में भी वृद्धि हुई, लेकिन मांग में वृद्धि ज्यादा हुई, हम ये समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप, ये हमारा D कर्व है, हमने वृद्धि करी डिमांड में भी, है ना, ये D1 हमने वृद्धि करी सप्लाई में भी। अब देखिए, हम अगर डिमांड में ज्यादा वृद्धि कर रहे हैं तो डिमांड कर्व दोनों के बीच में गैप ज्यादा रहना चाहिए, अगर सप्लाई में कम कर रहे हैं तो सप्लाई में कम रहना चाहिए। ये देखिए आप, ये S1 हो गया। अब देखिए, S और S1 के बीच में गैप कम है, D और D1 के बीच में गैप ज्यादा है, इसका मतलब हमने डिमांड में ज्यादा वृद्धि करी है, ठीक है ना। अब इससे क्या फर्क पड़ा कीमत और सप्लाई पे, देखिए अब यहाँ पर हम दोनों नए कर्व पे जाएंगे, वहां तो हमने एक को स्थिर रखा था, अब यहाँ S1 और ये D1 यानी इस बिंदु पे काटा, ये E1 बिंदु हुआ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
क्वांटिटी तो बढ़ेगी क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रही है ना, और कीमत भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डिमांड में जब हम वहां वृद्धि कर रहे थे तो कीमत बढ़ रही थी, और यहाँ पे क्योंकि मांग में ज्यादा वृद्धि हुई है पूर्ति से, तो मांग इफेक्ट ज्यादा रहेगा, यानी कीमत में वृद्धि होगी। अगर पूर्ति में ज्यादा वृद्धि होती है ना और मांग में कम होती, यानी ये पूर्ति वक्र यहां होता और मांग वक्र यहां होता, तो फिर क्या होता, तो फिर कीमत कम हो जाती, क्योंकि पूर्ति इफेक्ट ज्यादा रहता है। पूर्ति इफेक्ट में क्या है, पूर्ति में वृद्धि होने पे क्या होता है, कीमत कम हो जाती है, ठीक है ना। तो जो ज्यादा वृद्धि हो रही है उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा, जो ज्यादा कमी होगी उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। ये चीज आप समझ जाएंगे, और इस चीज को आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। जैसे ये तो मैंने आपको बताया दोनों में वृद्धि हो लेकिन मांग में वृद्धि ज्यादा हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में कमी हो लेकिन मांग में कमी ज्यादा हो, है ना, वो भी वक्र आप इसी तरीके से बना सकते हो। दोनों में वृद्धि हो लेकिन पूर्ति में वृद्धि ज्यादा हो, दोनों में कमी हो लेकिन पूर्ति में कमी ज्यादा हो, है ना, यानी ये 4 तरीके के तो ये बन गए। फिर एक और आप ये बना सकते हो कि दोनों में वृद्धि हो और समान वृद्धि हो। अगर समान वृद्धि होगी ना तो वहां पे कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल क्वांटिटी बढ़ेगी। समान कमी होगी तो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, केवल क्वांटिटी में कमी होगी, ठीक है ना। ये आप घर पे आप ट्राई करना, किसी से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था मांग और पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर होने वाला प्रभाव, बाजार संतुलन और उसके संतुलन पर जो इफेक्ट पड़ते हैं वो। आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप कीजिए मेरे को, इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अगर आपने समझने में ध्यान दिया है तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर दे सकते हो, किसी का भी सॉल्यूशन आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद पढ़ेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो फर्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा नेशनल इनकम।